हालात नहीं थे और उससे वो आगे निकल नहीं सकती थी मोदी सरकार। वहीं आज संचार साथी ऐप पर सरकार ने पूरा यू टर्न ले लिया है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जो संचार मंत्री हैं, उनको भी कहना पड़ेगा कि मेरी तपस्या में ही कोई कमी रह गई होगी जो मैं समझा नहीं पाया। जी हां, कल से सिंधिया जी यही समझा रहे थे कि संचार साथी ऐप से कोई जासूसी नहीं होगी, लेकिन डिजिटल और दूरसंचार तकनीकी के कई विद्वानों ने ऐप प्री इंस्टॉल करने के फैसले पर सवाल उठाए थे। मोबाइल बनाने वाली दिग्गज कंपनियों ने भी ऐतराज दर्ज किया था और खासकर एप्पल जैसी कंपनियां ने तो बिल्कुल ही। वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस पर तीखा हमला बोला। आज तो पवन खेड़ा ने ऐसी तैसी प्राइवेसी इसी नाम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। और क्या कुछ कहा है पवन खेड़ा ने, चलिए उनसे ही इस चर्चा की शुरुआत करते हैं, इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सुनिए जरा पवन खेड़ा संचार साथी ऐप पर क्या कह रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी निजता का हनन है साहब, वो नहीं मिलेगी आपको। पीएम केयर फंड में कितना पैसा किस कंपनी से आया, यह जानकारी आपको नहीं दी जाएगी, निजता का हनन है। प्रधानमंत्री की डिग्री आज तक कोर्ट में केस लड़ा जा रहा है, निजता का हनन है। डिग्री तक नहीं सार्वजनिक की जाती जिस देश में, वैसे बड़ा अजीब हो गया ये देश। जो पढ़ा लिखा है वो तो पप्पू, और जिसकी डिग्री तक पे सवालिया निशान है वो विश्वगुरु। तो विश्वगुरु की डिग्री मांग लेना निजता का हनन है, लेकिन हमारे आपके मोबाइल में घुसकर हमारी जिंदगी की तमाम जानकारी ले जाना उनका हक है। बताइए ये किस तरह की डेमोक्रेसी है। इसीलिए इस प्रेस वार्ता को मैंने नाम यही दिया कि ऐसी तैसी प्रिवेसी। ये क्या है ये डेमोक्रेसी, कहां है ये डेमोक्रेसी। हम सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते। हम सरकार से राइट टू इंफॉर्मेशन में उन्होंने सेक्शन 8 में जो तब्दीलियां कर दी, राइट टू इंफॉर्मेशन तबाह कर दिया इन्होंने। और इस सरकार जिसके पास हमारा आपके जितनी इंफॉर्मेशन, जितना डेटा, जितने आंकड़े हैं वो सुरक्षित नहीं है, इसका सबूत ये सरकार कई बार दे चुकी है। करोड़ों लोगों का आधार डेटा लीक हुआ, करोड़ों लोगों का नमो ऐप का डेटा लीक हुआ, ये सब सबूतों के साथ बोल रहे हैं। करोड़ों लोगों का डेटा बेचा गया और 100 करोड़ इस सरकार ने कमाए। उस सरकार को चाहिए, वो चाहती है कि हमारे आपके मोबाइल में घुस जाए और जानकारी इकट्ठी करे और फिर इस जानकारी का दुरुपयोग करे, इस जानकारी को बेचे। अरे जो सरकार इजराइल के साथ मिलकर अपने ही देश के, अपनी ही पार्टी के प्रतिद्वंदियों के मोबाइल में पेगासस डाल सकती है, उस सरकार को क्या आप संचार साथी मानेंगे? क्या उसको साथी मान सकते हैं ऐसी सरकार को? कैन यू ट्रीट अ गवर्नमेंट लाइक दिस एज योर फ्रेंड? अ गवर्नमेंट विच collaborates with Israel and brings Pegasus in our mobiles. What Pegasus was to the VIPs of this country, Sanchar Sathi is to the. तो सुन रहे थे आप यहां साफ साफ सीधा विरोध करते हुए, और ऐसे तीखे विरोध के बाद सरकार को यू टर्न लेना पड़ा, यानी पलटना पड़ा। कल एक बार पलटी सरकार SIR पे, आज संचार साथी ऐप पे। हालांकि कांग्रेस ने इस पलटने पर फिर वार करते हुए लिखा है, क्या कुछ लिखा है देखिए, कि मोदी सरकार जासूसी की नीयत से संचार साथी ऐप को हर फोन में प्री इंस्टॉल करने का जन विरोधी आदेश लाई थी। कांग्रेस और जनता के भारी विरोध के बाद मोदी सरकार ने यह आदेश वापस ले लिया। जब भी मोदी सरकार जनता के अधिकारों को रौंदने की कोशिश करेगी, कांग्रेस इसी तरह जनता का विरोध करेगी। जय हिंद। तो कांग्रेस जन अधिकारों के लिए हमेशा खड़ी रहेगी, यह ऐलान एक बार फिर हो गया है। वैसे आज सुबह से ही मोदी सरकार पर कांग्रेस हमलावर रही है। सुबह द हिंदू अखबार में सोनिया गांधी का लेख छपा, जिसमें उन्होंने अरावली पहाड़ियों में खनन के आदेश को डेथ वारंट जारी करने जैसा बताया है। सोनिया गांधी ने यहां लिखा है कि, हालांकि आलेख वो आर्टिकल बड़ा है, लेकिन उसकी 2 लाइन आपके सामने रखना चाह रहा हूं। सोनिया गांधी ने वहां लिखा है कि गुजरात से लेकर राजस्थान और हरियाणा तक फैली अरावली पर्वतमाला ने लंबे समय से भारतीय भूगोल और इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
मोदी सरकार ने अवैध खनन से पहले ही बर्बाद हो चुकी इन पहाड़ियों के लिए अब लगभग डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ये कह रही हैं सोनिया गांधी अपने आलेख में। ये आलेख है, हिंदी में आलेख, अंग्रेजी में भी आलेख द हिंदू ने छापा है। अब सरकार भले कुछ लोगों के फायदे के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, लेकिन कांग्रेस उसके खिलाफ खड़ी है और ऐसे लेख दुनिया भर में पहुंचते हैं जिससे मोदी सरकार की किरकिरी होती है। इधर आज राहुल गांधी ने भी अतारांकित सवाल पूछा संसद में और इस बारे में राहुल गांधी ने उसके बाद जो उनको जवाब मिला है इसके बारे में उन्होंने पोस्ट किया है। राहुल गांधी ने ये पोस्ट है उस जवाब को लेते हुए, लेकिन इसमें राहुल गांधी ने लिखा है कि संसद में मैंने सरकार से जाति जनगणना पर सवाल पूछा, उनका जवाब चौंकाने वाला है। न ठोस रूपरेखा, न समयबद्ध योजना, न संसद में चर्चा और न ही जनता से संवाद। दूसरे राज्यों की सफल जाति जनगणनाओं की रणनीति से सीखने की कोई इच्छा भी नहीं। मोदी सरकार की ये जाति जनगणना देश के बहुजनों के साथ खुला विश्वासघात है। तो जासूसी, डेथ वारंट, विश्वासघात, अब ऐसे ही शब्द मोदी सरकार के साथ जुड़ रहे हैं। सरकार भले यह दावा करे कि वो जीत रही है और इससे विपक्ष को कमजोर करेगी, लेकिन असल में मोदी सरकार ही भीतर से खोखली होती जा रही है। बल्कि आज तो दिल्ली नगर निगम यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली MCD के 12 सीटों के लिए उपचुनाव हुए और उन 12 में से 7 वार्ड ही बीजेपी जीती। 7 वार्ड ही बीजेपी जीती इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछली बार इन 12 में से 9 सीटें थी बीजेपी के पास। जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे उन 2 सीटों पर हार मिली है जो पहले उसके पास थी। नारायणा दिल्ली में ही आता है। नारायणा में आम आदमी पार्टी और संगम विहार में कांग्रेस ने बीजेपी से सीटें छीन ली। ये एक एक सीट भी विपक्ष के खाते में जाना बता रहा है कि दिल्ली की जीत आगे बरकरार रखना बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकता है। ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि जब ईमानदारी से चुनाव हो तो यहां तक बात आती है। लेकिन खास बात यह है, जरा इस चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर चुनाव चोरी, वोट चोरी के गंभीर इल्जाम लगाए हैं। यानी आप अगर वोट चोरी के जो आम आदमी पार्टी यहां पर इल्जाम लगा रही है और वो अगर सही है, तब भी चोरी करके भी आप पिछली बार के रिकॉर्ड को बरकरार नहीं रख पाए, 9 सीटें नहीं ला पाए। खैर, लेकिन दूसरी तरफ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देश के रक्षा मंत्री कुछ कदम और आगे चले गए। उन्होंने तो सीधा, अब उनके अंदर पता नहीं पिछले दिनों क्या सवार हो गया, कौन सा भूत सवार हो गया है, वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब कि वो अपने बयानों में घिरते हैं। 5-7 दिन तक ट्रोल होते हैं, फिर कुछ नया लेके चले आते हैं, फिर ट्रोल होते हैं, फिर कुछ नया लेके चले आते हैं। पता नहीं वो अपने आज की तारीख में, इतना लंबा करियर उनका है, आज की तारीख में वो और क्या कुछ पाना चाहते हैं, क्योंकि रक्षा मंत्री के बाद तो अब सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री का पद बचता है। क्या मोदी को रिप्लेस करना चाहते हैं वो? और यह बात इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने सीधे पंगा ले लिया देश के इतिहास से। और इतिहास की बात करें तो देश के पहले प्रधानमंत्री से, जवाहरलाल नेहरू से। क्या कुछ कहा है पहले यह बताता हूं आपको। दरअसल मामला जो है यह बता देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे और सुना देता हूं आपको राजनाथ सिंह की कहानी, उनकी जुबानी। राजनाथ सिंह ने सीधे हमला बोल दिया नेहरू जी पे और यह कहना है कि बाबरी मस्जिद बनवाने के लिए सरकारी खजाने को खोलना चाहते थे, सरकारी खजाने के पैसे का दुरुपयोग करना चाहते थे नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, देश के प्रधानमंत्री। वो तो भला हो इनके सो कॉल्ड आज के पटेल साहब के, पटेल साहब जो गृह मंत्री थे उस समय, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का भला हो कि उन्होंने रोक दिया। चलिए, जुबानी जो भी है, जो भी बात कहना है वो कहते हैं, इस पे हम चर्चा जरूर करेंगे। कांग्रेस ने इस पर प्रतिक्रिया दी है, वो भी सुनेंगे, लेकिन पहले राजनाथ सिंह जी को सुन लीजिए। वल्लभ भाई पटेल उदार व्यक्ति भी थे। वे सच्चे अर्थों में सेकुलर थे, पंथ निरपेक्ष थे। वे तुष्टीकरण में विश्वास नहीं करते थे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था, मेरे बहन भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। फिर नेहरू जी ने
सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सवाल उठाया। नेहरू जी ने क्या कहा, जब पुनर्निर्माण का सवाल उठाया तो बड़े ही शांत भाव से सरदार ने शांत पर दृढ़ स्वर में इस बात को स्पष्ट किया कि सोमनाथ मंदिर का मामला अलग है, वहां 30 लाख रुपए जनता ने दान दिए हैं, एक ट्रस्ट बनाया गया है और इस काम में सरकार का एक कौड़ी भी पैसा खर्च नहीं हुआ है, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया। इसी तरह मेरे बहनों भाइयों, अयोध्या में आज जो भव्य राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, सरकार के खजाने से एक पैसा खर्च नहीं हुआ है। सारा खर्च यदि किसी ने दिया है तो इस देश की जनता ने दिया है। यही पंथ निरपेक्षता, यही पंथ निरपेक्ष। अब सवाल इनसे पूछा जाना चाहिए माननीय राजनाथ सिंह साहब से कि क्या सरकार का खजाना किसी और जगह से भरा जाता है? क्या सरकार खुद कमाती है या उसके खजाने में देश के टैक्स पेयर का पैसा नहीं आता क्या? चाहे जनता डायरेक्ट अपनी पूंजी दे या टैक्स पेयर दे, जेब तो जनता की ही खाली हो रही है। लेकिन यहां बाबरी मस्जिद की बात आती है तो नेहरू पर सीधे आरोप, अयोध्या की बात आती है तो देश की जनता की बात कि देश की जनता ने पैसा दिया। बता दीजिए जरा, नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जेब से कितने पैसे दिए, आपने कितने पैसे दिए, यह भी बता दीजिए। यह बात यहां बताने की जरूरत नहीं है। राजनाथ सिंह के बयान पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा उनको भी सुन लीजिए। एक चीज बहुत साफ बता दो, मुझे आज कष्ट सिर्फ एक बात का है, पीड़ा एक बात की है कि राजनाथ सिंह जी बोल रहे हैं, लगता है असर हो गया है कुछ उनको पार्टी में, या उन्हें मजबूर किया जा रहा है ऐसी बातें बोलने के लिए। सबको मालूम है नेहरू ने उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया, अपना गृह मंत्री बनाया, और दोनों में इतना सामंजस्य था। जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे ना, तब जब आपकी पार्टी भाजपा का मात्र संगठन अंग्रेजों के साथ खड़ा था, तो राजनाथ जी न आपके इतिहास के साथ न आपके व्यक्तित्व के साथ ये बात नहीं जाती है। हम इतना कहना चाहते हैं कि आज दोनों इस दुनिया में नहीं, कम से कम उनका नाम लेकर झूठ बोलने का पाप मत करिए। तो दोनों इस दुनिया में नहीं, यानी न सरदार पटेल हैं न ही नेहरू जी हैं, और कम से कम झूठ बोलकर उनके ये पाप तो मत कीजिए। लेकिन क्या दबाव है राजनाथ सिंह पे? कई लोग बोलते हैं कि बेचारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं पर्सनली कहूंगा कि अच्छे और बुरे की बात नहीं है। जिस नाव पे वो सवार हैं, वो नाव कैसी है वो आप सब जानते हैं, तो आपको चूज करना है। अगर एक ही नाव हो और 10 लोग सवार हों, 10 अलग अलग विचारधारा के लोग सवार हों, तो बात कुछ और होती है। लेकिन जब अलग अलग नाव है, अलग अलग बातों अलग अलग विचारों की नाव है, तो ये तो आपको तय करना है। फिर उसके बाद बेचारे क्यों, बेचारगी कैसी? राजनाथ सिंह जी तो सोच समझ के बातें कर रहे हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं, ये सवाल भी उठता है। तो पलटी से लेकर राजनाथ सिंह, और क्या दबाव है बीजेपी के ऊपर, क्या दबाव है राजनाथ सिंह के ऊपर, क्या दबाव है नरेंद्र मोदी के ऊपर, ये सब तो दबाव, प्रेशर यही तो दिखाई दे रहा है। तो कैसे हर तरफ से घिरकर कमजोर दिख रही है बीजेपी। वैसे कमजोर तो अब रुपया भी हो चुका है दोस्तों। जिसने रुपए ने आज 90 का आंकड़ा, 90 रुपए $1 का 90 का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है। मोदी कब तक अपने आप को इन नाकामियों से बचा पाएंगे? मोदी तो कहते थे कि रुपए जो है वो आधी कर देंगे हम, 40 रुपए, याद है ना? वो कुछ बाबा लोग मोदी जी का साथ दे रहे थे, वो तो बिल्कुल कहते थे। पेट्रोल की कीमत कहां आ जाएगी और कैसे? अब तो इस दुनिया में नहीं है डॉक्टर मनमोहन सिंह, देश के पूर्व प्रधानमंत्री। कैसे नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का मजाक उड़ा रहे थे उस सदन में, ये आप सबने देखा है। क्या ये सवाल आज का मीडिया पूछेगा? शायद नहीं पूछेगा, कोई बात नहीं, हम पूछेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। फिर पलटी मोदी सरकार, यहीं से हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे परिचय करवाता हूं। हमारे साथ देखिए इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, शकील अख्तर जी हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं और प्रेम कुमार जी हैं। आप सबका स्वागत इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। शकील जी सबसे पहले आपके पास ही, कुत्ते बिल्ली की बात तो बहुत हो गई, ये पलटने की बात खूब हो रही है, कुत्ते की पिल्ले की, ये सब की बात खूब हुई पार्लियामेंट में। आप तो सुन ही रहे थे, मंद मंद मुस्कुरा भी रहे हैं, और आपकी बात सही होती जा रही है। शकील जी, पहले दिन आपने कहा सरकार पलटेगी, एसआईआर पे चर्चा करवाएगी, दूसरे दिन पलट गई, एसआईआर पे चर्चा हो गई। कल आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में कहा,
आपने कहा कि इनको लेके आना होगा, यहां पर जो कह रहे हैं ये कहने मात्र से नहीं होगा, नोटिफिकेशन में आना होगा। आज नोटिफिकेशन आ गया। ये सब कुछ आपके हिसाब से चल रहा है, सरकार आपके हिसाब से चलने लगी है क्या शकील जी? मदनी साहब भी उधर बयान दे रहे हैं। मदनी साहब सरकार के हिसाब से चल रहे हैं जी। आपने अच्छा जिक्र किया। मदनी साहब जो है ओवैसी के बाद मोदी जी ने मदनी साहब को पकड़ लिया। खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे किसी। अभी जो बात है आपने कहा, आज संसद में जो हमारे सूचना प्रसारण मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव साहब, उन्होंने एक बड़ी जोरदार बात कही। हम हैरान हो गए कि ये क्या राजनाथ सिंह के खिलाफ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस फेक न्यूज ने देश में लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा खतरा पैदा कर दिया है। फेक न्यूज जिस तरह से चल रही है, फैल रही है, फैलाई जा रही है, वो बहुत बड़ा खतरा है। तो फेक न्यूज का सबसे बड़ा उदाहरण तो राजनाथ सिंह का यह भाषण है जो आपने सुनाया। इतिहास में कहीं से भी किसी भी पन्ने से साबित नहीं होता कि नेहरू ने ऐसा कहा और पटेल ने ऐसा कहा। आप देखिए कि ये जो है, अभी 2 या 3 दिन पहले बात कर रहे थे हम लोग, जब मोदी जी के घिरने की बात हो रही थी, मोदी जी के ऊपर सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट आ रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें हो रही थी, तब कहा था कि राजनाथ सिंह जो है उनकी संभावनाएं हो सकती हैं। तो शायद राजनाथ सिंह जी ने इसको सच मान लिया और वो अपनी संभावनाओं को देख के अब मोदी जी से मुकाबला करने लगे। मोदी जी ने क्या कहा था? मोदी जी ने कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल की अंत्येष्टि में ही नहीं गए थे। वो फोटो निकाल के छाप दिया कि देखिए सरदार पटेल की अंत्येष्टि है और इसमें ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। फर्स्ट लीड छपी थी अखबारों में, अखबार में एक में इंटरव्यू में कहा था उन्होंने, एक अखबार के साथ इंटरव्यू में कहा था उन्होंने। वो बेचारा इंटरव्यू लेने वाले को उससे कहा कि तुम अपनी गलती मानो। तो ये जो है राजनाथ सिंह अभी कह रहे थे, उत्तर प्रदेश के ही हैं, प्रमोद तिवारी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बहुत सारे लोगों को लगा कि ये क्या कह रहे हैं, मगर उन्हें अगर ये संभावनाएं दिख रही हैं कि ऐसा कह के वो प्रधानमंत्री की दौड़ में आ सकते हैं तो उनको बिल्कुल कहना चाहिए, क्योंकि नेहरू के बारे में तो ये लोग कुछ भी कह सकते हैं, उनके धर्म के बारे में, उनकी जाति के बारे में, उनके काम के बारे में। अभी तो भागड़ा नंगल में तो ये आरोप लगाया था खुद मोदी जी ने कि उसकी गाद नहीं निकलवाते थे। बताइए आप, नेहरू जो है उसका जो होता है नीचे सिल्ट जिसे कहते हैं वो नहीं निकलवा रहे थे। तो ऐसे ऐसे आरोप लगाते हैं ये। तो ये राजनाथ सिंह ने जो कहा है, ये राजनाथ सिंह जी ने खुद अपना मजाक उड़वाया है। और इसमें जो है कहीं से भी कोई भी जो इनके अपने आदमी है वो भी ये नहीं बता सकते कि कब नेहरू ने कहा और कब सरदार पटेल ने इसका जवाब दिया। दूसरा जो आपने कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आज जो हमारे संचार मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको आके बोलना पड़ा हाउस के अंदर कि ये जो है अनिवार्य नहीं है, इसको आप चाहे तो रखें, आप चाहे तो नहीं रखें। और उसके बाद जो है गोदी मीडिया के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत पैदा हो गई। कल उन्होंने दिन भर ये प्रचार किया और जिन लोगों ने इसका विरोध किया था उन्हें देशद्रोही तक घोषित कर दिया कि हर चीज का विरोध करते हैं, ये क्या छुपाने के लिए है इनके पास, क्यों छुपा रहे हैं। और आज उनकी हालत फिर वैसी हो गई जैसे किसानों के ऊपर लगाए गए काले कानून जो है मोदी जी ने वापस लिए थे। तब भी मोदी जी ने इस गोदी मीडिया को एकदम दुखी कर दिया था और इसको बहुत गुस्सा कर दिया था। आज भी यही हालत है। आज वो कह रहा है कि मोदी जी ने क्या कर दिया, हम तो इसका इतना समर्थन कर रहे थे और आज ये फिर हो गया। तो आज तीसरा दिन था संसद का। सरकार ये सोच रही थी कि एसआईआर पर चर्चा करवा के वो तेवर कम कर देगी विपक्ष के, मगर वो नहीं हुए। सुबह 10 बजे से फिर संसद में प्रदर्शन हुआ। आज
जो श्रमिक कानूनों को डाइल्यूट किया है इन्होंने, श्रमिक कानूनों को श्रमिकों के खिलाफ ही बनाया है इन्होंने, उसके विरोध में बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये सारा का सारा जो पूंजीपतियों के हित में श्रमिकों के अधिकारों को खत्म कर रही है सरकार, उसके खिलाफ आवाज उठना चाहिए। और आज राजनीतिक रूप से ये आवाज उठी। तो सरकार जो सोच रही है कि उसके लिए SIR पे चर्चा करा के उसका नाम बदल के जो चुनाव सुधार का नाम रख के वो विपक्ष को शांत कर देगी, मगर वो ऐसा हुआ नहीं। और जहां तक आपने कुत्ते बिल्ली की बात करी, तो वो इतना बड़ा इशू बना दिया है गोदी मीडिया ने कि आज उन्होंने रेणुका चौधरी को फिर पकड़ लिया। और रेणुका चौधरी ने कहा कि जब लाएंगे ये मेरे खिलाफ विशेषाधिकार का मामला, तब मैं इसका मुंह तोड़ जवाब दूंगी। तो उसने मीडिया को एक अच्छा मुंह तोड़ जवाब दिया कि जब लाएंगे तब ये देखा जाएगा। एक नॉन इशू को, इतने बड़े बड़े इशू चल रहे हैं देश के अंदर, और उसमें ये कुत्ते का सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो विपक्ष हो चाहे मीडिया हो। बहुत बड़ा मजाक है राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बहुत सारी चीजें। अब आगे और आपके पास आता हूं और भी बातें करेंगे जल्दी से। जरा डॉक्टर राकेश पाठक जी, जरा आपके पास आना चाहता हूं। कैसे देखते हैं आप? दो बातें यहां महत्वपूर्ण है। एक तो संचार साथी ऐप, आज पलट गई सरकार उस पर, कल तक तो बिल्कुल मजे मजे थे, आज पलट गई। और दूसरी चीज यहां पर राजनाथ सिंह को हो क्या गया है, दोनों पे बात कर लें। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, चूंकि देश के पहले प्रधानमंत्री के बारे में उन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला है जिसकी कोई सीमा नहीं। ये सुपरलेटिव डिग्री का झूठ है। सबसे पहली बात तो ये है कि बाबरी मस्जिद उस वक्त मौजूद थी, वो अस्तित्व में थी, तो उसे बनाने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। वो तो 6 दिसंबर 92 में ढहाई गई। तो जिस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल इस विषय में बात कर रहे थे, तो मस्जिद बनाने की बात तो नहीं हो सकती। मैं थोड़े से प्रमाण के साथ एक बात कहना चाहता हूं, बाद में ये चीजें सामने अभी आई हैं। सरदार पटेल की सुपुत्री है मणिबेन, है नहीं, अब तो दिवंगत हैं। उनकी एक डायरी है, डायरी ऑफ मणिबेन पटेल। उसमें एक जगह एक बैठक का जिक्र है जिसमें सरदार पटेल, प्रधानमंत्री नेहरू सोमनाथ के मंदिर पर बात कर रहे हैं। उसके जीर्णोद्धार पुनरुद्धार की बात चल रही है। बात चल रही है कि सरकारी खजाने से क्या धर्म स्थलों पर कोई पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण होना चाहिए। मणिबेन की डायरी में बहुत स्पष्ट लिखा है कि उसी संदर्भ में यह बात आई कि बाबरी मस्जिद को लेकर भी बात हो रही। तो सरदार पटेल ने स्पष्ट कहा कि सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण एक ट्रस्ट के जरिए किया जा रहा है। जाम साहब उस ट्रस्ट के चेयरपर्सन थे, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी उसके सदस्य थे। 30 लाख रुपए जनता ने इकट्ठा किया था। उस 30 लाख का जिक्र राजनाथ सिंह खुद भी कर रहे। बात वहीं खत्म हो गई। सरदार पटेल और पंडित नेहरू इस बात पर एक मत थे कि धर्म स्थलों के उद्धार का काम सरकार का नहीं है। खुद सरदार पटेल के ऐसे बयान है कि जब तक मैं जिंदा हूं किसी मंदिर मस्जिद के लिए 1 रुपया खर्च नहीं करने दूंगा। अब व्हाट्सएप विश्वविद्यालय या IT सेल के पाठ्यक्रम में से कोई फर्रा कोई खर्रा राजनाथ सिंह को दे दिया गया, उन्होंने पढ़ दिया उसे। एक तथ्य और राजनाथ सिंह को बता देना जरूरी है कि मणिबेन सरदार पटेल की मृत्यु के बाद लोकसभा में पहुंची थी। वे 5 बार सांसद रही डॉक्टर साहब। 1952 में पहला लोकसभा चुनाव लड़ी खेड़ा से कांग्रेस के टिकट पर। 1957 में दूसरा चुनाव लड़ी आणंद से। तीसरा चुनाव वे हार गई। उसके बाद वे उपचुनाव में साबरकांठा से फिर लोकसभा में पहुंची। 1972 के बाद राज्यसभा में रही और सबसे अंत में मेहसाणा से लोकसभा में पहुंची। उन मणिबेन पटेल की डायरी में लिखी गई एक लाइन का गलत अनुवाद करके अगर राजनाथ सिंह यह साबित करना चाहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारी खजाने से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे और सरदार पटेल ने रोक दिया, तो इस पर सिर्फ दया आती। एक और जानकारी जो राजनाथ सिंह को हो सकता है व्हाट्सएप विश्वविद्यालय ने
न बताइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनके कसीदे आज वे बड़ौदा में कल गाड़ रहे थे, राजनाथ सिंह भूल गए सरदार पटेल तो अखंड आजन्म कांग्रेसी थे। 1931 में कराची अधिवेशन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के गृह मंत्री थे। आजीवन पंडित नेहरू को अपना नेता मानते थे। अपने अंतिम क्षणों में वे ये कहकर गए थे कि मेरे बाद जवाहर का साथ देना तुम लोग। एक बात और भूल गए राजनाथ सिंह, ये वही सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या के बाद इनके पितृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाया था। सरदार पटेल ने लिखा था कि संघ और उसके लोगों की नफरत और झूठे अभियान के कारण बापू की हत्या की गई है। तो शर्म आती है ऐसे लोगों पर, राजनाथ सिंह जैसे लोग। और मुझे क्षमा कीजिए, बार बार सारे लोग कहते हैं, प्रमोद तिवारी भी कह रहे थे कि राजनाथ सिंह तो पढ़े लिखे व्यक्ति है, वे तो समझदार राजनेता माने जाते। समझदार होने, पढ़े लिखे होने की कसौटी ये तो नहीं हो सकती कि 62 साल पहले दिवंगत हो चुके प्रधानमंत्री के खिलाफ इतना बेशर्म झूठ बोला जाए। समझदार और पढ़े लिखे व्यक्ति होने की निशानी ये नहीं हो सकती कि गाहे बगाहे देश का रक्षा मंत्री पीओके के विलय की बात करे, सिंध के भी भारत में विलय की बात कर दे, जिस सिंध में ऐसा कोई आंदोलन नहीं चल रहा। अब आते हैं हमारे ग्वालियर रियासत के इसमें एक महत्वपूर्ण बात छेड़ी है। सिंध हो या पीओके हो या कोई भी देश हो जिसको आप कब्जा करना चाहते हैं, हथियाना, कल को आप चीन को हथियाना चाहते हैं, लेकिन ये किसी भाषण के मंच से बोलने की जगह है क्या? ये इसका ऐलान वहां से होता है क्या? बिल्कुल देश की सीमाओं को आप क्या समझते हैं? ये क्या वो वीडियो गेम है कि बैठ गए आप और वीडियो गेम खेल रहे हैं? और डॉक्टर साहब, मौका आया था, हम कहां मना कर रहे हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को, बलूचिस्तान को, सिंध को, अफगानिस्तान को भी मिला लीजिए, अखंड भारतवर्ष बना लीजिए। अभी जुमा 4 दिन पहले 7 मई से लेकर 10 मई 2025 को मौका आया था, तो क्यों नहीं कब्जा कर लिया पाकिस्तान पर? किसने रोका था? रोका था आपके माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने। सरेआम एक ट्वीट की एक लाइन से आपने जंग रोक दी, लड़ाई रोक दी। बात करते हैं सिंध के विलय की। अब आते हैं हमारे ग्वालियर के भूतपूर्व महाराज केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात। कल उन्होंने संसद परिसर में जो कुछ कहा, उसमें एक शब्द उन्होंने कहा था बहुत स्पष्ट कि ये मैंडेटरी नहीं है। उसके 5 मिनट के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया का झूठ बेनकाब हो गया था। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी का प्रेस नोट उनके ही मंत्रालय के आदेश पर आधारित था, जिसके मुताबिक ये मैंडेटरी था। आज सदन में कह रहे हैं कि हम आदेश को संशोधित करने को तैयार, और चंद मिनट बाद उसी पीआईबी ने प्रेस नोट जारी कर दिया और उसमें लिख दिया अब ये मैंडेटरी नहीं है। तो डॉक्टर साहब, आज हमारी डिबेट का जो थंबनेल है, हम थोड़ा सा देसी आदमी हैं, हम उसको कहना चाहेंगे अब की बार गुलटैया सरकार। हर मुद्दे पर गुलटैया खा जाती है। प्रधानमंत्री से लेकर उनके मंत्रिमंडल के सारे सदस्य 1 मिनट नहीं लगाते हैं गुलाटी खाने। राजनाथ सिंह भी कल इसका खंडन कर देंगे कि मेरा आशय ये नहीं था। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भी सदन में कुछ कहने के बाद बाहर समझा रहे थे कि इसमें स्नूपिंग नहीं हो सकती, ये मैंडेटरी नहीं था। उनका अपना संचार मंत्रालय, टेलीकॉम इंडिया नाम की उनकी जो वेबसाइट है, उनकी जितने पोर्टल्स हैं, सब में वो पोस्टर लगा हुआ था कि ये मैंडेटरी है। मैंने साझा किया है, आप सबने भी किया है जी। तो इस निर्लज्जता पर क्या ही कहा जा सकता है। हे परमपिता, इन्हें क्षमा करना। ये जानते हैं ये क्या कर रहे हैं, ये देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कायदे से तो इन्हें क्षमा नहीं करना चाहिए, पर क्षमा करना या न करना जनता के हाथ में। जी डॉक्टर साहब। जी 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 प्रशांत जी, ये 2 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे राजनाथ सिंह जी हों, चाहे इधर, दोनों पे बात तो ज़रूरी है, और इतिहास के तथ्यों तक और बहुत ही
जानकारी जो अभी दे रहे थे तथ्यात्मक गलतियां करते हैं, और सरकार खासकर मोदी जी के बहुत सारे साथी ऐसी गलतियां करते रहते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि कम से कम 2014 के बाद से जो इतिहास लिखा जा रहा है वो सही है या गलत है, उस पर तो बात होनी ही चाहिए। प्रशांत जी। राजीव जी, ये इसकी राजनीति भी है। राजनाथ सिंह की केस के पीछे की राजनीति क्या है ये भी मैं बात करूंगा, लेकिन पहले जरा ये इस यू टर्न पे पलटी गुलाटी गुलठैया इन सब की बात, गुलटैया और पवन खेड़ा एक बात कहते हैं, नाम नरेंद्र काम वगैरह, तो ये इस पे जरा बात कर लेते हैं। देखिए, कोई होमवर्क नहीं किया गया। कल भी हमने चर्चा यहाँ की थी कि इस सरकार को 9 जजों की संविधान पीठ का फैसला था, निजता का अधिकार मूल अधिकार है। ये कहां से स्टैंड करता कानून के आगे? कोई होमवर्क नहीं था। आनन फानन में कोई आइडिया कहीं से आया और इनको लगा कि हम थोड़े से वीआईपी पत्रकारों और एक्टिविस्ट की जगह हम 100 करोड़ लोगों का पेगासस करेंगे। तो वो 100 करोड़ लोगों के पेगासस का योजना बन गई और बड़ा एक्साइटिंग रहा होगा कि सबके बारे में हमको मिल जाएगी सूचना, लेकिन होमवर्क नहीं था। आप देखिए कि दुनिया में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल फोन के, iOS यानी एप्पल फोन का और दूसरा एंड्रॉयड का जो बाकी सब है। लगभग 99-98% दुनिया भर के मोबाइल फोन है, भारत की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया भर के मोबाइल फोन इन्हीं दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम से चलते हैं। इन दोनों से बात नहीं की ये लाने के पहले, ये ऐप लाने के पहले। उसके बाद जो मोबाइल बनाने वाली कंपनियां हैं वो भारत के अलावा 70 और देशों में अपना मोबाइल बेचती हैं। आज वो यहां करेंगे, कल उनके 70 देश कहने लगेंगे हमारा भी करो। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसको इनको मालूम ही नहीं था या इसको इनको किसी मिसगाइड कर दिया गया सिंधिया जी को, दुनिया में मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया में राजीव जी कोई भी मोबाइल कंपनी सरकार का ऐप प्री इंस्टॉल ऐप में नहीं शामिल करती है। किसी देश में नहीं है। दुनिया के किसी मोबाइल में सरकार का बनाया हुआ कोई ऐप प्री इंस्टॉल ऐप नहीं होता है। इसको ना गूगल अनुमति देगा ना iOS अनुमति देगा। सिंधिया जी इसको दोबारा करके देख लें। मैं यहां से आपको बता रहा हूं कि दोबारा करके देख लें, फिर कामयाब नहीं होंगे। पूरी दुनिया में ये परिपाटी है कि सरकार का बनाया हुआ कोई भी ऐप कोई भी मोबाइल फोन में प्री इंस्टॉल नहीं होगा। लोग ये मान के चलते हैं प्राइवेसी को लेकर कि सरकार का बनाया हुआ ऐप जासूसी करेगा लोगों की। कल भी हमने प्राइवेट जो ऐप होते हैं वो मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, आप कोई चीज देख रहे हैं, गूगल कर रहे हैं, उसको आपको वैसे ऐप दिखाई देने लग जाएंगे, तो ऐसे विज्ञापन दिखने लग जाएंगे। आप अगर जूता को खोजेंगे तो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको जूते दिखाई देंगे। ये होता है और ये इसकी अच्छाई बुराई दोनों है। लेकिन सरकार का बनाया हुआ ऐप कोई भी मोबाइल कंपनी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम प्री इंस्टॉल नहीं करता है। क्या इसकी जानकारी सरकार को नहीं थी? इतने बड़े लोग हैं, ये पूरा जिसको कहा जाए कुएं में भांग पड़ी है। तो ना इनको निजता का कोई सवाल था। याद कीजिए ज्ञानेश कुमार जी क्या कह रहे थे कि हम माताओं बहनों की सीसीटीवी फुटेज कैसे देते हैं निजता का। अब आप माताओं बहनों के मोबाइल फोन में घुसने को तैयार हैं। वो कहां गई माताएं बहनें?
उनके मोबाइल पे आप घुसने को तैयार हैं, उनकी फोटो देखने को तैयार हैं, उनके चैट पढ़ने को तैयार हैं, उनकी ईमेल्स पढ़ने को तैयार हैं, उनके सोशल मीडिया के पासवर्ड आपको चाहिए, उनके ओटीपी आपको चाहिए, उनके बैंक अकाउंट का हिसाब किताब आपको देखना है। बड़े माताओं बहनों के भाई इज्जत रखने वाले लोग हैं ये। तो न कानून के तरीके से संभव वो था, नीति संभव, न वो नैतिक रूप से संभव था। और दुनिया इतनी अभी दुनिया इतनी खराब नहीं हुई है कि इसको तमाम मोबाइल की कंपनियां जो हैं वो मान लेंगी। वो कितना भी लीबापोती कर लें, उसको सिंधिया साहब का इसमें फजीयत हो चुकी है, प्रॉपर तरीके से हो चुकी है। अब जरा राजनाथ सिंह की बात कर लेते हैं। राजनाथ सिंह ने क्यों कहा? अभी डॉक्टर साहब ने तमाम ऐतिहासिक जानकारी देती, मैं 2 चीजें और जोड़ देता हूं सिर्फ, और उसके बाद बताऊंगा कि पॉलिटिक्स क्या है। देखिए, 22 दिसंबर 1949 को बाबरी मस्जिद में चोरी से रात में मूर्तियां रख दी गई थी, और 26 दिसंबर को 4 दिन बाद पंडित नेहरू का टेलीग्राम जाता है उत्तर प्रदेश के उस वक्त के मुख्यमंत्री को, गोविंद बल्लभ पंत को, और वो कहते हैं कि इसको मामले को सुलझाओ, निपटाओ और इस पे एक्शन लो। उसके बाद सरदार पटेल का बहुत गुस्से वाली चिट्ठी जाती है गोविंद बल्लभ पंत को, रिकॉर्ड में है, आर्काइव्स में है, और वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर का टेलीग्राम आपको आया था, उस बाबत में लिख रहा हूं, और आप इसको वहां के स्थानीय मुसलमानों से मिल के समझौता करवाइए और इसको ठंडा कीजिए, मामले को सॉल्व कीजिए। ये बहुत गुस्से में उन्होंने लिखा है कि मैं नेहरू जी के, प्रधानमंत्री के टेलीग्राम की बाबत आपको लिख रहा हूं। ये तो ऐतिहासिक सच है। अब ये इसकी राजनीति समझते हैं। आज है 3 दिसंबर, 3 दिन बाद 6 दिसंबर है। कुछ एक छोटी सी बात जोड़ना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब जी। प्रशांत जी, एक छोटी सी जानकारी, पंडित नेहरू और सरदार पटेल दोनों की चिट्ठी के बाद भी अयोध्या के तत्कालीन कलेक्टर ने कोई कार्रवाई नहीं की। आधी रात को जो मूर्तियां रखी गई थी, और वो कलेक्टर, मैं जो जानकारी जोड़ना चाह रहा हूं, वो कलेक्टर साहिब बाद में जनसंघ की तरफ से राज्यसभा में पहुंचे। जी हाँ, लोकसभा में वो के नैयर, लोकसभा में, हाँ जी, के नैयर, लोकसभा, क्षमा कीजिए, लोकसभा के नैयर थे, वो लोकसभा में गए थे, उनकी टिकट पर चुनाव लड़े थे लोकसभा। मैं उसका जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रेलिवेंट नहीं है जी। बहुत गुस्से में उनकी चिट्ठी लिखी थी, डॉक्टर साहब आप पढ़ सकते हैं चिट्ठी को। जी जी। अब देखिए, आज 3 दिसंबर है, 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी है। ये उसके पहले एक सांप्रदायिक माहौल बनाना चाहते हैं देश में। अभी शकील साहब चर्चा कर रहे थे मदनी जी के बयान की भी। मदनी जी के बयान को भी आप उसी परिप्रेक्ष्य में देखिए। और तीसरा परिप्रेक्ष्य, अभी आपने चर्चा की कि 2 सीटें हार गई एमसीडी में, दिल्ली में। सांप्रदायिक कार्ड नहीं चल रहा है। बिहार में भी ये साबित हुआ, बिहार का चुनाव दूसरे ढंग से हुआ, हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं, लेकिन बिहार में हम लोग रह कर आए, बिहार में भी सांप्रदायिक कार्ड नहीं था। बीजेपी के पास अगर सांप्रदायिक कार्ड नहीं होगा तो बीजेपी क्या करेगी? ये जो नई जनरेशन, जो जिसको जेन जी कहा जा रहा है, वो जेन जी सांप्रदायिक माहौल को रिजेक्ट कर रही है। ये उसको उकसाने के लिए एक प्रयास हो रहे हैं, राजनाथ सिंह इस्तेमाल हो रहे हैं इसमें। वैसे जैसे मदनी जी और मोदी जी में बड़े अच्छे संबंध हैं, दोनों दूसरे की तारीफ करते पाए जाते हैं। तो ये देश में दोबारा सांप्रदायिक माहौल खड़ा करने का प्रयास है। राजनाथ सिंह का बयान सिर्फ उसके मद्देनजर है। जी जी। सुनील शुक्ला जी, आप कैसे देखते हैं राजनाथ सिंह के बयान को, खासकर जबकि एक बहुत गंभीर मामले पे हम लोग, और अब 6 तारीख
दो चीज़ें हैं 6 तारीख को, एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है और दूसरा ये भी है यानी बाबरी विध्वंस, इस पर भी। और इन सब के बीच ये बयान राजनाथ सिंह का, जिस तरफ इशारा कर रहे हैं प्रशांत जी। धन्यवाद राजीव जी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं के द्वारा दिए गए बयानों में से किसी एक बयान को बता दीजिए जो तथ्यों के अनुकूल हो। किसी का, मोदी जी का, अमित शाह साहब का, नड्डा साहब का, किसी को का कोई बयान पिछले एक दशक से जो देते चले आ रहे हैं। अंबेडकर को लेकर बयान देते हैं कि अंबेडकर का बहुत अपमान किया कांग्रेस ने। जो कांग्रेस अंबेडकर साहब को लोकसभा में ले आई, जिस अंबेडकर को संविधान सभा में ले आई, उसने अपमान किया और ये सम्मान किए और ये खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। ये कहते हैं कि भगत सिंह की फांसी को टालने के लिए नेहरू ने कुछ नहीं किया, मिलने तक नहीं गए, बयान देते हैं ये। तो कोई एक बयान कर सकते हैं क्या आप जो ऐतिहासिक तथ्यों के अनुकूल हो? सवाल है कि इन्होंने, राजनाथ सिंह जी ने कहा कि बाबरी मस्जिद के पुनरुद्धार के लिए, पुनरुद्धार कैसा करते हैं जो ध्वस्त हो गई हो? नेहरू के काल में तो बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई नहीं। 1949 के अंतिम महीने में वहां एक मूर्ति पाई गई। नेहरू जी ने 4 दिन बाद तुरंत रिएक्ट किया कि यह मस्जिद का जो अपना स्वरूप है, मस्जिद रिस्टोर होनी चाहिए, इसके स्वरूप में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। रिस्टोरेशन की बात कही है उन्होंने, बाकायदे पत्र है उसके। उसी पत्र के आधार पर तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल के भी पत्र हैं। लेकिन उन्होंने किस बात का पुनरुद्धार करते हैं आप? और नेहरू के बारे में हम लोग क्या जानते, पूरा देश क्या जानता है? नेहरू कहते थे सिंचाई की बांध आधुनिक धार्मिक केंद्र है, बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थाएं आस्था के केंद्र है, बड़े बड़े कल कारखाने आस्था के केंद्र है। उन्होंने तो कभी किसी धार्मिक स्थल पर नहीं गए हो। कोई चित्र लोगों को नहीं मिलता है किसी जगह गए हो नेहरू अपने जमाने में। उनका वक्तव्य कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि धार्मिक संस्थाओं के विकास में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। ये बात हमेशा कहा जाता रहा उनको वो कहते भी रहे। कभी उन्होंने नहीं कहा कि इनको बना दीजिए, उनको बिगाड़ दीजिए। जनता का काम है, जनता अपना जो उसके आस्था का विषय है वो अपने धार्मिक केंद्रों का विस्तार करे, विकास करे, कुछ भी करे, लेकिन सरकार का काम नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अगर राजनाथ सिंह या राजनाथ सिंह जैसे भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता इस तरह का बयान नहीं देंगे तो क्या बयान देंगे वो? आप उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वह जवाहरलाल नेहरू सरकार की आलोचना करेंगे और कहेंगे नेहरू सरकार की ये नीतियां थी, इसके विपरीत हम ये नीतियां लागू कर रहे हैं। कहने की स्थिति में है क्या ये? गवर्नेंस की बात करने की स्थिति में है क्या ये? बिल्कुल नहीं है। इनको सुबह से शाम तक किसी तरह के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात करनी है। जो इनका सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का नैरेटिव है वो कमजोर पड़ रहा है। क्यों कमजोर पड़ रहा है? मैं किसी जगह भी देख रहा था एक रिपोर्ट जिसमें उस मोदी जी का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और राहुल गांधी का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उसमें लोगों की भागीदारी को लेकर के एक रिपोर्ट दिखाई जा रही थी। जमीन आसमान का फर्क है। राहुल गांधी को सुनने वालों की तादाद रोज बढ़ती चली जा रही, जबरदस्त तरीके से बढ़ रही। यह चिंता का विषय है। और अगर जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देती रही है, अगर कांग्रेस की लोकप्रियता यूं ही बढ़ती रही तो जो ये विकल्पहीनता का माहौल बनाना चाहते हैं वो तो नहीं बनने वाला। राजनीतिक दलों में तोड़फोड़ कर देना, राजनीतिक दलों को कमजोर कर देना, उनके आर्थिक स्रोतों को सुखा देना, उनकी राजनीतिक गतिविधियों को रोक देना, उनके सांसदों के ऊपर दबाव बना देना, यही तो सरकार पिछले एक दशक से कर रही है। किसी भी एक राजनीतिक दल को अपनी इच्छा के अनुकूल काम करने दे रही है क्या सरकार? एक बेहतर माहौल दे रही है जो किसी भी लोकतांत्रिक देश में होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस लगातार बनी हुई है, लोगों के बीच में इनकी नीतियों का विरोध कर रही है। तो यह जो एक एजेंडा है कि कांग्रेस की लोकप्रियता को कमजोर किया जाए, उसकी विश्वसनीयता को कमजोर किया जाए, तो एक मौका आया 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद ध्वंस का तिथि है, उसके पर एक सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की जाए। लेकिन इस बयान को भी इनको वापस लेना पड़ेगा। देखिए कि सफाई देंगे भाई, जो बयान आप दे रहे हैं उसके बारे में कोई कैबिनेट नोट, अब सरकार में है ना, कोई विपक्षी नेता तो है नहीं, उस समय क्या कोई कैबिनेट नोट दिखा दीजिए आप।
कोई प्रशासनिक आदेश दिखा दीजिए, उस समय के किसी इतिहासकार की कोई टिप्पणी दिखा दीजिए, सरदार पटेल और नेहरू के जो सहयोगी लोग रहे हैं उनकी कोई किताब दिखा दीजिए, कहीं तो इसका उल्लेख होगा कि या आप ये बता दीजिए कि नेहरू ने अपने पूरे कार्यकाल में किस धार्मिक स्थल के विकास के लिए प्रयास किया, किस मंदिर के प्रयास किया, किस मस्जिद के लिए प्रयास किया, किस गुरुद्वारे के लिए प्रयास किया, किसको विकसित किया जाए या सरकार से पैसा दिया जाए, कोई एक उदाहरण गिना दीजिए आप। नेहरू ने कभी एकमात्र उनकी धार्मिक फोटो मिलती है, लोग अगर आप खोजने लगे तो वह संगम में, इलाहाबाद के संगम में स्नान करने का एक उनका फोटो मिलता है। इसके अलावा किसी मंदिर में जाने, पूजा पाठ करने, कथा वार्ता सुनने का कुछ भी नहीं मिलता। और नेहरू न केवल उसी जीवन को जीते रहे, उनका लक्ष्य ये लगता कि देश को कहाँ ले जाना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस नारे से अलग नहीं हो सकती। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ही उसके राजनीतिक ताकत का आधार है और उससे मुक्त नहीं हो सकती है। और उसको बनाए रखने के लिए तथ्यों से परे बात कहना ये स्वाभाविक सी बात है। अगर आप बात कीजिए संचार साथी की, आप कितना झूठ बोलते हैं। संचार साथी कल कोई आ जाए है क्या? 3 साल से वो ऐप स्टोर में मौजूद है, जो चाहे उसको डाउनलोड कर ले, लेकिन उन लोगों ने नहीं किया। अब किसको समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या कह रहे हैं कि अगर आपका फोन चोरी हो जाएगा तो हम उसका पता लगा लेंगे। तो पता कैसे लगा लेंगे? वो फोन आके आपको बता देगा कि मुझे चोरी कर लिया गया है, उसको ट्रैक ही तो करेंगे। तो जो फोन चोरी होने के बाद ट्रैक किया जा सकता है, वो चोरी होने के पहले जब उसके मालिक के पास है तो ट्रैक नहीं किया जा सकता। और जब आप ट्रैक करेंगे तो क्या लोगों की निजता का आप सम्मान करेंगे? और आप ज्ञान दे रहे हैं माननीय मंत्री जी कि आप जो अपलोडेड है इनबिल्ट, मान लीजिए कोई ऐप है, उसको खत्म कर सकते हैं, करके दिखा दीजिए। इनबिल्ट जो ऐप हमको आपको मिलते हैं, हम और आप उसको हटा पाते हैं क्या? नहीं। तो अब मतलब इस देश के लोगों को ये समझते हैं कि हम कुछ भी बोल देंगे लोग मान जाएंगे। डाउनलोड किए गए ऐप ही आप खत्म कर हटा सकते हैं उनको आप रिमूव कर सकते हैं, इनबिल्ट ऐप को आप नहीं हटा सकते। और दुनिया के पैमाने पर सरकारों के द्वारा सुझाए गए कोई भी ऐप, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर, टेलीफोन निर्माता स्वीकार नहीं करता। ये जानकारी आपको नहीं। सिंधिया साहब तो बड़े विद्वान व्यक्ति बन जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ पढ़े हैं, बहुत एक्सपोजर है इनका, ये नहीं जानकारी आप में है। ये जन दबाव, राजनीतिक दलों का दबाव है कि इनको वापस लेना पड़ा। देश का नागरिक अपनी निजता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। आप कुछ भी कर लीजिए। यह सरकार साइबर क्राइम पिछले दिनों में 270% बढ़ा है। क्या कौन से रोकने का आपने कार्रवाई कर लिया? बैंकों से पैसा जो निकलता है किसी न किसी खाते में जाता है, उस खाते से दूसरे खाते, दूसरे खाते से तीसरे खाते में, और आप आज तक इसको रोक नहीं पाए। अरबों रुपया लोगों के खातों से निकल गया। अब बरामदी बता दीजिए। साइबर क्राइम के आपने थाने बनाए, वहां की प्रगति आप बता दीजिए। साइबर क्राइम को रोकने के लिए जो आपने प्रयास किया हो उसको बता दीजिए। एक ऐप लाएंगे और साइबर क्राइम रुक जाएगा जी। तो ये जन दबाव है, इस जन दबाव का सामना नहीं कर सकते। जन दबाव के कारण उन्होंने किसानों के 3 कानून इनको वापस लेने पड़े। जन दबाव के कारण यह भूमि अधिग्रहण बिल में संशोधन नहीं कर पाए। जन दबाव के कारण आज इस जो इनका यह आदेश था, इसको ये वापस लेने के लिए मजबूर हुए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी तबीयत भी थोड़ी नासाज दिख रही है, ख्याल रखिए अपना। और आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी आपके पास। ये जी डॉक्टर साहब कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? जी सुनील सर, एक संशोधन है। राजनाथ सिंह ने यह नहीं कहा कि नेहरू उसका जीर्णोद्धार या पुनर्निर्माण कराना चाहते थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे। बनवाना तो किसी नई चीज का होता है। बाबरी मस्जिद अस्तित्व में थी उस वक्त, तो बनवाने और पुनर्निर्माण या मरम्मत जीर्णोद्धार में फर्क है। वे तो स्पष्ट कह रहे हैं बनवाना चाहते, बस इतना सा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, यहां कौन सा प्रेशर है और क्या यहां बैकफुट पर? देखिए 2 दिनों से हम लगातार देख रहे हैं, चाहे SIR का मामला हो चुनाव सुधार के नाम से, चाहे यहां ये ऐप का मामला हो और संचार साथी ऐप, या फिर राजनाथ सिंह की बात पलटेंगे वो भी। डायरेक्शन क्या है? संसद चल रही है अभी। जी शुक्रिया राजीव जी। डायरेक्शन ये है कि हर मुद्दे पर
बीजेपी और बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी और उनका कुनबा घिरा हुआ है, वहां पर बात नहीं होनी है, बात अनर्गल विषयों पर हो, डायरेक्शन यही है। देखिए, हीरेन जोशी के बारे में तो सुना ही होगा सबने। हीरेन जोशी जो जब गुजरात के सीएम थे नरेंद्र मोदी, तब से वो उनके साथ चिपके हुए हैं। सीएमओ में थे, अब पीएमओ में रहे हैं, और सारी गाइडलाइंस सब कुछ कैसे होना है, डायरेक्ट एक्सेस नरेंद्र मोदी जी के साथ में 24 घंटे का हीरेन जोशी को रहता आया है। अब हीरेन जोशी पर इल्जाम है कि वो बेटिंग ऐप चला रहे थे वहां बैठ करके। कांग्रेस इल्जाम लगा रही है जी, बात कर रही है। तो हीरेन जोशी का मतलब क्या? नरेंद्र मोदी हीरेन जोशी कभी फर्क करके देखा ही नहीं गया। हीरेन जोशी मतलब वो है। तो हीरेन जोशी अगर नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठ करके बेटिंग ऐप और दूसरे काले कारनामे करते रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इस पर चर्चा देश ना करे, ये उनकी जरूरत है कि नहीं। और वो उस जरूरत को पूरा करने के लिए राजनाथ सिंह पर चर्चा छेड़े हुए। राजनाथ सिंह ने कौन सी ऐसी नई बात कह दी है? ये पहले से संघ वाले कहते आए हैं। और ऐसा कौन सी बात है कि उन्होंने झूठ बोला तो कुछ अनर्गल बात हो गई? झूठ तो वो दिन रात बोलते रहते हैं। तो इस झूठ पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हीरेन जोशी पर बात नहीं कर रहे। दिल्ली चुनाव में जमीन खिसक गई है, उस पर बात नहीं कर रहे, जबकि बेईमानी के बावजूद ऐसा हो रहा है। पर डिलिमिटेशन कर देने के बाद अपने अनुकूल ये चुनाव क्षेत्र बना लेने के बाद ये दिल्ली चुनाव में बीजेपी हार रही है भाई, उसकी सीटें घट रही है, आम आदमी पार्टी से बेईमानी करके जीत रही है, कांग्रेस के भी वहां फूल खिले हैं। इस पर चर्चा ना हो, इसके लिए और भी बहुत सारी बातें हैं। ऐसा नहीं कि वो एक एंगल से बीजेपी बात करती है, एक इधर बात कर रही है, दूसरी तरफ में वो झारखंड में सरकार बनाने की चर्चा छेड़े हुए है कि झारखंड में हेमंत सोरेन अब गए कि तब गए, ये चर्चा चल रही है। और आज जिस तरह से खबर आई है, वो ये संकेत दिया जा रहा है कि जैसे हेमंत सोरेन सरकार बदलने ही वाले, पाला बदलने ही वाले। और ये तीन महीने पहले भी मैं झारखंड में था, और हाल फिलहाल में भी मैं झारखंड गया था करीब 15-20 दिन पहले। तो तब भी हर बार हमने ये चर्चा वहां भी सुनी, लेकिन वो गॉसिप के रूप में होती थी, मगर उस गॉसिप का सिर पैर नहीं होता था। अब बेसिर पैर की बात को आज उसको बताया जा रहा है और उस पर चर्चा की जा रही, क्योंकि उस चर्चा से बेसिक चर्चा जो होनी चाहिए उसको दबाया जा सकता है। अब देखिए, संसद में ये जो ऐप लाया गया और उससे जो यू टर्न करना पड़ा, इसमें अंदरूनी पॉलिटिक्स का जितना बड़ा योगदान है, उतना ही बड़ा योगदान मल्टीनेशनल कंपनीज का भी है, जिससे लड़ने की ताकत इस सरकार में अब नहीं रह गई है। दोनों ही बातें, जैसे ही बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ने आंखें तरेरी, ये तुरंत में सीधे हो गए, वरना इंडिया के अपोजिशन को टाइम लगता उनको सीधा करने में। इतनी जल्दी अपोजिशन की बात कहां मानती है मोदी सरकार। लेकिन अपोजिशन आज जीतता हुआ इसलिए दिख रहा है कि मल्टीनेशनल से लड़ने की ताकत इस सरकार में नहीं है। ये बात भी समझने की जरूरत है। उस पर चर्चा नहीं हो, इसके लिए भी इनको गैर जरूरी मुद्दे चाहिए और उस पर वो बात कर रहे हैं। तो इसी तरीके से SIR, इस पे जो रोज आज भी मेरठ में एक व्यक्ति मरणासन्न पड़ा हुआ है, मुझे पता नहीं वो जी जाए, मैं ऐसी कामना करता हूं। BLO है और उसने भी मौत को गले लगाने की कोशिश की। आखिर मौत को गले लगाने की जो फिजा बनी है, इस फिजा को बनाने वाली तो ये मोदी सरकार ही है, उनके ही द्वारा नियुक्त किए गए चुनाव आयोग ही तो हैं, या फिर डबल इंजन की सरकारें न भाई। योगी सरकार, चलिए ममता बनर्जी की सरकार तो बहुत खराब है, वहां तो BLO मरेंगे क्योंकि ममता बनर्जी ने खराब वातावरण बना रखा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में क्यों BLO मौत को गले लगा रहे हैं? इस पर चर्चा ना हो, इसके लिए भी इनको कुछ शगुफों की जरूरत है, वरना कुत्ते पर बात हो रही होती क्या?
कुत्ते पर बात हो रही है और तरह तरह से हो रही, लोग मजे लेकर बात कर रहे हैं। तो चाहे कुत्ते की बात कर लीजिए, राजनाथ सिंह की बात कर लीजिए, झारखंड की बात कर लीजिए, कुछ इधर उधर की बात करिए, भाई आज तो रेवंता रेड्डी पर भी खूब बात हो रही है। भाई रेवंता रेड्डी ने ऐसा क्या कह दिया है? रेवंता रेड्डी ने बताया, जो भी बातें की कि हिंदू धर्म में जो देवी देवता हैं, कुंवारों के लिए भी देवता हैं, दो शादी करने वालों की भी देवता है, शराब पीने या नशा करने वालों के भी देवता है। उनकी जानकारी और ज्यादा है, हमसे ज्यादा है। दक्षिण में बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं, उस हिसाब से उन्होंने बयान दिया। तो बयान दिया तो हिंदू ने हिंदू धर्म के बारे में कुछ कहा। अब इसको वो हिंदू मुसलमान के रूप में वो लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस में दम है तो इस्लाम के खिलाफ बोलकर दिखलाए। अरे इस्लाम का इस विवाद से क्या लेना देना? और हिंदू धर्म तो हमेशा, हम तो कहना चाहेंगे, शाप देते हैं यहाँ, कर्म का फल जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा भुगतना पड़ेगा, ये कहा जाता है। कोई एक हिंदू दूसरे हिंदू को मारने, काटने और नीचा दिखाने का काम नहीं करता, जो आज के जमाने में हो रहा है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तो अगर रेवंत रेड्डी ने कर्म खराब किया तो उनको भगवान देगा, लेकिन उनको तो हिंदू धर्म से निकालने के लिए ही लोग तुले हुए हैं। भाई ये जो स्थिति बनी हुई है, ऐसा हिंदू धर्म सहिष्णु था, आज उसको असहिष्णु बना रहे हैं, कह रहे हैं कि दूसरे धर्म असहिष्णु है इसलिए हम भी असहिष्णु बने। कह रही है, हम थोड़ा विषय से अलग हट जा रहे हैं, लेकिन बात हम वहां पर लाना चाहते हैं कि आप अनर्गल बयान, अनर्गल विषयों पर बातचीत करने को प्राथमिकता दे रहे हैं। आपको वंदे भारत पर, ये वंदे मातरम पर बात करनी है। वंदे मातरम पर बात करके क्या होगा? बोलिए, क्या किसी की महंगाई कम हो जाएगी कि रोज नौकरी लग जाएगी? क्या हो जाएगा? वंदे मातरम पर बात कर लेंगे। भाई तो आपको बात, हम ऐसा भी नहीं कि हम इसके खिलाफ हैं, बात कीजिए, लेकिन इसकी प्राथमिकता में नंबर तो बहुत पीछे होना चाहिए ना। प्राथमिकता में तो बीएलओ की मौत का नंबर पहले होना चाहिए। लेकिन चलिए, ये विवाद किसी तरीके से विपक्ष की सहमति से संसद में सलट गया है, फिर भी हम इसको सलटा हुआ नहीं मानते। एक नागरिक की पीड़ा तो आज भी है। विपक्ष मान लिया तो क्या हुआ? विपक्ष मान लेगा कि एसआईआर पर बात ना हो, बीएलओ पर बात ना हो, तो हम क्या चुप रहेंगे? हम विपक्ष से नहीं संचालित होते हैं, न सत्ता पक्ष से संचालित होते हैं। देश का जो नागरिक है उसकी पीड़ा है कि देश का नागरिक इसलिए मर रहा है क्योंकि ये सिस्टम उसको मार रहा है। तो उस पर पहले बात होगी कि किसी और पर बात होगी? ये जो प्रायोरिटीज होनी चाहिए राजनीति की, उसको बदला जा रहा है। और चूंकि ट्रंप, ये आपको पुतिन आने वाले हैं, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। पुतिन आने वाले हैं तो इनको सब कुछ चंगासी चाहिए, विरोध ना हो, राजनीतिक सब कुछ ठीक ठाक रहे, डिस्ट्रैक्ट करो इधर उधर, और अहम मुद्दे जो हैं जिस पर दुनिया का ध्यान आ सकता है, बीएलओ की मौत और दूसरी तमाम चीजें, उस पर चर्चा टालते जाओ। ये उनकी रणनीति है। तो वो अपनी रणनीति पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बेनकाब हो रहे हैं, उनका भांडा फूट रहा है, और एक के बाद एक उनके, कभी सुब्रमण्यम स्वामी वाला प्रकरण आता है जो भाई उनको विदेश से जुड़ा हुआ एप्स्टीन का मामला आता है, कभी हिरेन जोशी का मामला आता है ऐसे, और कभी आपने तो बनारस में देखा ही, वो महिला जो नरेंद्र मोदी जी के साथ तस्वीरें खिंचाती हैं, बहुत निकटता है उनकी, बनारस में मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में भाई धंधा चला रही है, बड़ा धंधा चला रही है। तो आप समझिए, हिंदुस्तान से लेकर के अमेरिका तक ये जो नरेंद्र मोदी जी के इर्द गिर्द ये गलत कुकर्म होने वाली जो घटनाएं घट रही हैं, इस पर चर्चा नहीं हो, ये भी इनकी आवश्यकता है। जी बिल्कुल, एक बड़े आयाम में आपने इसको समेटने की कोशिश की, और कैसे यहाँ नरेंद्र मोदी की सरकार को पलटने पर विपक्ष मजबूर कर रहा है, या वो खुद को बचाने के लिए ये सब कर रही है, ये, और उसमें भी अभी चूंकि संसद का सत्र चल रहा है। लेकिन राजनाथ सिंह के मामले में, आओ अमलेंदु जी आपके पास, राजनाथ सिंह के मामले में आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पवन खेड़ा, शुरुआत में शकील जी ने कहा भी था, उसको ज़रा सुन लेते हैं कि क्या कुछ कहा है सरकार का। एक तो आपने सुना प्रमोद तिवारी का बयान भी, जरा पवन खेड़ा को सुनिए। मंत्री को तो हम यही कहेंगे, साहब आप तो ऐसे न थे, बाकियों का तो समझ में आता है,
बहुत पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं, उनका समझ में आता है, जो बोल देते हैं। अब लोग हंसते हैं। रक्षा मंत्री भी बोलने लगेंगे इस तरह की बातें। भाई बताइए कहां है आपके पास सबूत? ये कहां से हवाबाजी करने आ गए आप? इसका सबूत नहीं है उनके पास। लेकिन यहां झंडेवालान में 800 साल पुराना मंदिर अभी कुछ दिनों पहले गिराया जा रहा है क्योंकि आरएसएस के मुख्यालय की पार्किंग बनानी है। इसका सबूत है हमारे पास। ये अजीब सी बातें करते हैं साहब। नेहरू जी ने बाबरी मस्जिद, अरे भाई बाबरी मस्जिद कब बनी थी? 1560 में बनी होगी शायद। नेहरू जी कब पैदा हुए थे? सरदार पटेल जी की मृत्यु कब हुई थी? 1950 में हुई थी। उसके 14 साल बाद भी नेहरू जी तो थे ना। बनाई क्या बाबरी मस्जिद? तब तो सरदार पटेल नहीं थे ना रोकने वाले। तो राजनाथ सिंह जी को चाहिए कि मोदी के राह पे ना चलें। भाजपा में को बहुत बड़ा नुकसान मोदी जी करके जा रहे हैं। अब पीछे पीछे सब भी उसी रास्ते पे चले जाएंगे तो हमें तो कोई नुकसान नहीं, हमें तो फायदा ही है। पार्टी को खत्म करिए, हमें क्या नुकसान है? तो सुन रहे थे यहां अमलेंदु जी। आवाज कोई बेवफा नहीं होता। तो कुछ तो मजबूरियां रही होंगी कि राजनाथ सिंह जो है बेवफा भी हो रहे हैं और गुजराती सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रशंसा कर रहे हैं। आपने गौर से सुनिए जो बिल्कुल कह रहे हैं। सुना कह रहे हैं कि गुजरात के सपूत जो हैं उन्होंने जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, अरे भाई तो गुजरातियों की इतनी ही पूजा करनी है तो सीधे सीधे मोदी जी की, अमित शाह जी की करो। वो ताया गुजराती है, काहे को सरदार वल्लभ भाई पटेल तक जा रहे हो गुजराती की पूजा करने के लिए? फिर गांधी तक जाना पड़ेगा। वोट से काम नहीं ना चलेगा। तो ये राजीव जी ये है। लेकिन राजनाथ सिंह ये जानते होंगे कि वो जो के नैयर थे, जो वहाँ के डीएम थे, फिर सांसद हो गए 1952 में जनसंघ से। 1964 में उनकी पत्नी शकुंतला नैयर थी, वो भी सांसद हो गई। लेकिन आज उनके घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं है जिन्होंने बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखवाई थी। और सरदार पटेल ने बहुत सख्त लहजे में उस डीएम को का जिक्र करते हुए गोविंद वल्लभ पंत को चिट्ठी लिखी थी कि वहाँ डीएम आपका जो है वो गड़बड़ कर रहा है बहुत ज्यादा। तो ये सरदार पटेल हैं। मुझे राजीव जी याद है, हमारे एक मित्र थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है, वो जा रहे थे अमेरिका और उसी समय इनकी यात्रा शुरू हुई थी लाल कृष्ण आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या वाली, जिसको लेकर। तो आडवाणी जी जो थे वो उनके पुत्र जो है उनके पास पहुंचे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के, और उनसे कहा कि वो सोमनाथ मंदिर बनवाया था सरदार पटेल ने और आप हमारी इस यात्रा के उद्घाटन के समय उपस्थित रहिए। तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि मैंने आडवाणी जी से कहा कि हाँ मुझे अच्छे तरीके से याद है कि हमारे पिता ने तुम आरएसएस वालों को टांगे पकड़ पकड़ के जेल में फेंकवाया था, हमें याद है अच्छे तरीके से, और तुम ये सोचते हो कि हम वहां आ जाएंगे। तो ये राजीव जी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो है ये हमारे मित्र हैं, वो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने मुझको बताई थी कि उसी समय हवाई अड्डे पर मिले थे और साथ साथ अमेरिका तक गए थे दोनों एक ही जहाज से। तो ये है राजीव जी। तो ये बड़े मतलब जिसको जो इनके ऊपर डंडा चलाता है उसको हमेशा याद रखते हैं, उसको पूजा करते हैं। संजय गांधी को बहुत याद करते थे क्योंकि संजय गांधी ने इमरजेंसी में इनकी खूब जो थी पिटाई की, तो उनको याद रखते हैं। सरदार पटेल ने इनकी खूब पिटाई की तो उनको याद रखते हैं। तो अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा एक तरह से कहा जाए गुण है कि उसको याद रखते हैं। लेकिन राजनाथ सिंह ये भी भूल रहे हैं राजीव जी कि जब बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी, मैं यही कहूंगा कि जब बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी और उसके बाद जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ, राजनाथ सिंह हार गए थे और सिर्फ हारे नहीं थे, चौथे स्थान पर रहे थे, जमानत जब्त हो गई थी इन्हीं राजनाथ सिंह की। तो राजनाथ सिंह ये भी याद रखें। तो बहुत सारी बातें राजीव जी। तो ये राजनाथ सिंह जो हैं, आप चूंकि हो सकता है राजनाथ सिंह आप जगह लेना चाहते हो गुजरातियों की, तो ये सोच रहे हो कि भाई गुजरातियों की प्रशंसा करके और गुजरात की प्रशंसा करके ही, चूंकि हमारी राष्ट्रपति जो है वो भी बता रही थी देश का 75% आदमी जो गुजरात का नमक खाता है, तो अब राजनाथ सिंह भी बता रहे हैं कि हम भी गुजरात का नमक खाते हैं, तो इसलिए गुजरात का नमक खाते हुए बता रहे हैं। बहरहाल राजनाथ सिंह का अपना है, वो कुछ भी बातें करते रहते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ राजीव जी राजनाथ सिंह का ही एक पुराना वीडियो पंडित नेहरू के बारे में बहुत वायरल होता है और जिसमें वो पंडित नेहरू की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। तो ये जो पलटना है राजीव जी, मोदी सरकार ही नहीं पलटी है, मोदी सरकार के तमाम मंत्री भी पलट रहे हैं। अब सिंधिया अगर पलट रहे हैं तो राजनाथ सिंह को पलटने में काहे दिक्कत नहीं हुए, तो पलट रहे हैं, फिर पलटी मार जाएंगे। तो ये तो राजीव जी आपकी बार पलटी मार सरकार है, तो ये पलटी मार रहे हैं, लगातार मारते रहेंगे। लेकिन राजीव जी जिस तरीके से ये जो लाइव संचार साथी ऐप
और उसको इन्होंने प्री इंस्टॉल करने की कोशिश की, उसके बाद फिर पलटी मारी है उस पर। लेकिन ये बहुत खतरनाक संकेत राजीव जी हैं, और ये शुरू से जो है विरोधी रहे हैं आम आदमी की प्राइवेसी के। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने बाकायदा कहा कि आम आदमी की कोई प्राइवेसी ही नहीं होती है। ये हलफनामा है सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से। तो ये हलफनामा है, तो आप प्राइवेसी बात क्यों करते हैं? इसी तरीके से राजीव जी को जो डीएनए प्रोफाइलिंग बिल लाया गया, उसमें जो है आपकी वो जांग की और आपकी हाथ की और पुतलियों की सब जो है वो ले ली जाएगी। ये सब क्या है? ये असल में राजीव जी, जिसकी हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ये असल में अंतर्राष्ट्रीय ताकतें जो हैं वो इसके पीछे हैं, और ये सब तो कठपुतलियां हैं। मसला असली ये है कि इस तरीके की चीजें लाकर किस तरीके से जनसंख्या कम की जानी है दुनिया की, उसका ये प्रयोग है। चूंकि भारत जो है तो अब दुनिया का नंबर 1 आबादी के लिहाज से हो गया, तो यहाँ आबादी कैसे कम की जाए, तो इन्हीं तरीकों से की जा सकती है कि इसके जरिए आपके डीएनए जो खराब किया जाए और आगे जो है यहाँ आबादी नहीं बढ़े। तो ये बड़ा षड्यंत्र जो मालूम पड़ता है, ये उसके इशारे जो हैं ये साफ तौर पर दिखाई पड़ते हैं कि किस तरीके से जनसंख्या कम करने के तरीके हैं। क्योंकि वो संचार साथी अब क्या करेगा? अरे भाई, आप कहते हैं संचार साथी अपने पहले इनका ज्योतिरादित्य सिंधिया का ही एक टीवी चैनल पे था, उसको पीआईबी जो है उसने और डीओटी जो है उसने उसको ट्वीट भी किया कि जाने कितने हजार बताए कि उस पोर्टल ने फोन जो रिकवर कर लिए। बड़ी अच्छी बात है, फोन रिकवर कर लिए तो भाई ये सारी दुनिया के फोन खो जाएंगे, संचार साथी जो है उस पर डाउनलोड कर लिया जाए और उसके बाद फोन छिनना रुक जाएंगे। यहाँ राजीव जी हम लोग के दफ्तर के नीचे ही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि महीना भर करीब हो गया, दफ्तर के नीचे हम लोग के छिन गया था ना मोबाइल दिन में ही। तो ये मोबाइल छिनना रुक जाएंगे, इससे क्या? तो अब कानून व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं है, मोबाइल छिनना जो है वो संचार साथी ऐप से रुक जाएंगे। पुलिस का काम जो है और राज्य सरकार का काम और प्रशासन का काम अब मोबाइल छीनने की घटनाएं रोकना नहीं है, क्योंकि वो काम संचार साथी कर लेगा। तो भाई ऐसी और ऐप ले आओ, तो पुलिस की जरूरत क्या, हटाओ यहाँ से, फालतू का पैसा खर्च होता है, ऐप से काम चल जाएगा। तो या इस तरफ बढ़े। तो बहुत सारी चीजें राजीव जी इस तरीके की हैं। तो और दूसरी बात जो राजीव जी कि एसआईआर के मसले पर घिरे हुए हैं बुरी तरीके से, उससे ध्यान हटाना है। अब एसआईआर के बाद जो चीजें आ रही है, कल जिसकी हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की भी कि इंडियन एक्सप्रेस की जो खबर आई है, उस खबर के बाद राजीव जी, उस खबर के बाद अभी तक उस खबर पे किसी का कोई खंडन भी नहीं आया है। न सुखबीर सिंह संधू साहब जो चुनाव आयुक्त है उनका आया है, न ज्ञानेश कुमार का आया है, न चुनाव आयोग की तरफ से आया है, और न वो मिसलीडिंग का ठप्पा लग के आया अभी तक कि खबर मिसलीडिंग है। तो इसका मतलब राजीव जी, अगर ज्ञानेश कुमार जी में हिम्मत है तो वो शपथ पत्र देकर कहें कि ये खबर झूठी है, वरना देश से माफी मांगे कि उन्होंने देश के साथ विश्वासघात किया है। तीसरा विकल्प नहीं है ज्ञानेश कुमार जी के पास अब उस खबर आने के बाद। तो ज्ञानेश कुमार जी शपथ पत्र देकर कहें कि वो खबर झूठी है, वरना देश से माफी मांगे, ये करना ही पड़ेगा। तीसरा विकल्प बचा नहीं है। तो राजीव जी, चूंकि अब संसद में नारे लग रहे थे, वोट छोड़ गद्दी छोड़, पुतिन आ रहे हैं, पुतिन के सामने भी अगर नारे लग जाते तो क्या होता। लेकिन पुतिन आ रहे हैं और 3 देशों के राजदूत जो भारत में मौजूद हैं वो पुतिन के खिलाफ जाने क्या क्या लिख देते हैं। यानी कितना बढ़िया हमारा विश्वगुरु है कि आपका एक मित्र आ रहा है जिसको आप बुला रहे हैं, और उसके खिलाफ 3 देशों के आपके यहाँ जो राजदूत हैं वो आपके खिलाफ टिप्पणी, मतलब आपके खिलाफ टिप्पणी कर देना, आपके जो मेहमान आ रहा है उसके खिलाफ। अतिथि देवो पे भूल गए, तो जब ठीक करते पुलिस हटवा लेते वहां से बयान से। तो ये राजीव जी जो चीजें हैं, तो ये सरकार बुरी तरह से घिरी हुई है। अब की बार पलटी मार सरकार, अब ठीक है पलटी मार सरकार है तो पलटी किस किस मारेगी, लेकिन इरादे सरकार के राजीव जी ये साफ तौर पर मालूम पड़ता है कि बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, और नागरिकों को, देश के नागरिकों को बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। जी जी शकील जी, क्या संसद में इरादे नेक नजर आ रहे हैं अब, जबकि ऑलरेडी एसआईआर पे या चुनाव सुधार पे बात करने के लिए तैयार हो गई सरकार, तैयारियां चल रही हैं, अब इरादे नेक हैं सरकार के? सरकार के इरादे नेक कैसे हो सकते हैं? अभी आपने एक जिक्र कर दिया राजीव जी, परिनिर्वाण दिवस का। क्या जिक्र किया आपने? वहां सारी तैयारियां हो रही हैं। अंबेडकर की जो प्रतिमा है पार्लियामेंट में, वहाँ सबसे ज़्यादा लोग आते हैं 6 दिसंबर को, परिनिर्वाण दिवस को। पहले ये प्रतिमा सामने हुआ करती थी, बिल्कुल फ्रंट पे, सड़क से आपको दिख जाया करती थी। लोग वहाँ से देखते थे, बात करते थे, आते थे अंदर। और जो मेन गेट है
वहां से लोग आ जाते थे, भारी भीड़ होती थी। अब इसको पीछे ले जाया गया है, ये संसद के पिछले हिस्से में स्थापित कर दी गई है अंबेडकर की प्रतिमा। वहां पे पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, लोग जा नहीं पाते, इतनी जगह चेकिंग कराना पड़ती है, इतनी जगह सुरक्षा का तामझाम खड़ा कर रखा है। यहां तो सामने से आ जाते थे, सड़क से देख लेते थे। अंबेडकर को भी ये जिस तरह नेहरू को कर रहे हैं, गांधी को कर रहे हैं, अंबेडकर को भी छोटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग उन्हें भी भूल जाए ये भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है संसद के अंदर वो सारी चीजें कर रहे हैं। एसआईआर का आपने कहा, तो आप देखिए कि बीएलओ की इतनी मौत हो रही है और इस पे हम लोग बात कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मोदी जी ने कुछ नहीं कहा, ज्ञानेश कुमार ने कुछ नहीं कहा। मोदी जी ने तो 700 किसान मर गए थे, उस पर कुछ नहीं कहा, संसद के अंदर उसकी श्रद्धांजलि नहीं होने दी। और जब कहा तो क्या कहा कि क्या मेरे लिए मरे थे? तो ये तो 30, 35 हैं, 40 हैं। लेकिन एक बात है, आज तक सरकार के द्वारा चलाए गए किसी भी प्रोग्राम में इतनी मौतें कभी नहीं हुई जी। उस अभियान को चलाने वालों की, उस काम को करने वालों की, उससे जुड़े लोगों की कभी मौतें नहीं हुई। बाढ़ में, सूखे में या प्राकृतिक आपदा में, उसमें भी सरकार के लोग काम करने जाते हैं, वहां भी नहीं हुई। और ये एक सामान्य काम है, इसके अंदर सरकार ये कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है। ये जो समय सीमा उन्होंने लागू की है और ये जो काम का दबाव है कि आपको इतना काम करके देना है, वो आपको मालूम पड़ा होगा। बहुत सारी इसके बारे में बातें हैं कि बीएलओ अपने पास से पैसा खर्च करके लोगों को लगा रहे हैं रोजंदारी पे कि तुम जाओ ये फॉर्म बांट के आ जाओ, तुम जाओ ये फॉर्म लेके आ जाओ। मैं आज इस सोसाइटी में जा रहा हूं, तुम उस सोसाइटी में चले जाओ। मैं आज उस गांव जा रहा हूं, तुम उस गांव चले जाओ। 1000, 1200, 1500 वोटर हैं एक के पास, वो लोग पकड़ के बिठा लेते हैं कि हमारा फॉर्म भरवाओ। बहुत बड़ी मुश्किल से बीएलओ भी गुजर रहा है और मतदाता भी गुजर रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ देश में। तो ये एसआईआर पे लगी चर्चा होगी, जरूर होगी, और इसमें सरकार के लिए जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने पहले वंदे मातरम पे रखी है। सोचते हैं कि वंदे मातरम पे कांग्रेस को वो बैकफुट पे ले आएंगे, पर कांग्रेस वंदे मातरम बैकफुट पे आने वाली क्यों है? कांग्रेस तो हमेशा से वंदे मातरम गाती रही है, वंदे मातरम बोलती रही है, उसका हर समय